हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेस्ट होंगे। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम लोग बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अध्ययन कर रहे हैं, वो चाहे गणित हो या विज्ञान। लेकिन आज हम लोग इस क्लास में विज्ञान पढ़ेंगे, फिजिक्स, जिसमें कि प्रकाश अध्याय के बारे में कुछ आपको बताया गया है। अभी बहुत ढेर सारी चीज़ें बाकी हैं जो कि आज बताई जाएंगी। बच्चों, अब यहाँ पर आपको नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर स्क्रीनशॉट इच्छा होगी तो लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा, क्योंकि अब बोर्ड परीक्षा एकदम करीब आ गई है। आपको सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि आपको सुनना बहुत जरूरी है। वीडियो जब यहाँ स्टार्ट होगा, पढ़ाएंगे पूरा, इसके बाद भी आप क्या करेंगे, केवल सुनिए, ध्यान से समझिए। इस समय आपको लिखने से ज्यादा सुनने पर जोर देना होगा, समझने पर जोर देना होगा। आप बढ़िया से समझिए ताकि कि परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटे ना। बच्चों, हम जहां तक पढ़ाए थे उसके आगे आज आज है क्रांतिक कोण। क्रांतिक कोण पहले आपको समझना होगा। क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण, क्रांतिक कोण क्या होता है बच्चों, इसको समझिए। जैसे कि मान लीजिए यहां पर यह एक ऐसा तल है जो दो माध्यमों को अलग कर रहा है। ये अभिलंब है, यहां से प्रकाश की किरण ऐसे आई और ये थोड़ा सा ऐसे होकर चली गई। ये आपतन कोण है बच्चों। आपतन कोण का मान मैं थोड़ा सा बढ़ा दूं, ऐसे, ये इतना कर दिया, इतना। अब ये किरण कहां जाएगी, ऐसे। थोड़ा सा और बढ़ा दो, और बढ़ा दो ऐसे। आपतन कोण का मान मैंने और बढ़ा दिया, ये यहां से यहां तक ले लिया। अब बच्चों, ये जो किरण थी अपवर्तित किरण, अब इसी तल से होकर जा रही है। अर्थात यहां पर देखिए, आपतन कोण को जब हम बढ़ाते गए तो एक कंडीशन ऐसी मिली हमको कि ये अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल से होकर जा रही है। दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल से होकर जा रही है। या ऐसा कह सकते हैं कि वह आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण बच्चों 90 अंश बन गया। देखिए यहाँ ये वाला कोण, ये वाली किरण कहां से गई, दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल से होकर जा रही है। तो इस समय जो आपतन कोण होगा उसी को हम क्रांतिक कोण कहते हैं। अक्रांतिक कोण को बच्चों, ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक जो कोण है इसको हम क्रांतिक कहेंगे। अक्रांतिक कोण को हम IC से प्रदर्शित करते हैं, IC। ये जो अपवर्तन कोण है ये तो R रहता ही है। यहां पर आपको ये ध्यान रखना होगा कि क्रांतिक स्थिति के लिए, क्रांतिक स्थिति के लिए, क्रांतिक स्थिति के लिए बच्चों अगर देखा जाए तो आपतन कोण का मान जो I है, I, इसको हम IC कहेंगे। आपतन कोण के मान को IC कहेंगे। क्यों? क्योंकि वह है आपतन कोण जिस पर अपवर्तन कोण 90 अंश है। अर्थात R बराबर है बच्चों यहां पर 90 अंश। देख लीजिए, अभिलंब से अपवर्तित किरण जितना कोण बनाती है वही तो अपवर्तन कोण है। अपवर्तन, ये किरण यहां से जा रही है, इसका मतलब ये 90 अंश बन रहा है। अब कितने पर जा रही है, जब ये यहां पर आता है इतना दूर। अर्थात आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएं तो एक स्थिति ऐसी आती है कि अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। उस स्थिति को हम क्रांतिक स्थिति कहते हैं तथा उस समय जो आपतन कोण बनता है उसको हम क्रांतिक कोण कहते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम n बराबर निकाले बच्चों, अपवर्तनांक साइन I अपान साइन R, साइन I अपान साइन R, इससे अगर देखा जाए तो देखिए यहां पर साइन I की जगह बच्चों लिखूंगा क्या, IC, साइन R की जगह क्या लिखूंगा, 90। इस प्रकार से बच्चों ये बन करके आया n बराबर साइन IC, ये बन गया बच्चों। क्योंकि साइन 90 का मान 1 होता है, एक से कोई मतलब नहीं रखने से सीधे n बराबर इतना हो गया। आप जानते हो कि n क्या है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं या ऐसे लिख सकते हैं 1n2, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक बराबर बना बच्चों
साइन आई सी। अगर मैं इसको पलटूं, अगर पलटना चाहूं तो अगर यहां पर देखिए 2n1 लिख दूं तो ये हो जाएगा 1 साइन आई सी। इस तरह से बन जाएगा बच्चों। ये क्यों पलट गया, पलटने से ये क्यों पलटा, इसको हम अभी समझाते हैं आप लोगों को। जैसे कि बच्चों एक होता है प्रकाश का उत्क्रमणीयता, प्रकाश का उत्क्रमणीयता, इसको मिटा दे तब फिर बताएं। केवल आप समझते चलिए, केवल समझ लीजिए, अगर इच्छा हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, देखिए बच्चों आता है, जैसे अभी आपने सीखा कि एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम के अपूर्णांक को 1n2 कहा जाता है। अब जैसे मान लीजिए कि माध्यम 1 जो है वो वायु है बच्चों, वायु ए। ये जो माध्यम 2 है बच्चों ये है जल, वाटर। तो वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक क्या होगा, जैसे ये प्रकाश की किरण यहां से चलकर ऐसे आ रही है, मतलब वायु से चलकर जल में आ रही है बच्चों, वायु से चलकर कहां आ रही है, जल में। तो ऐसी स्थिति में अगर वायु के सापेक्ष जल का अपूर्णांक लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, जैसे लिखेंगे इसको वायु के सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। पहले इसको लिखना सीखिए आप लोग, कैसे लिखा जाएगा। जैसे अगर माध्यम 1 है, माध्यम 1 है बच्चों, ये माध्यम 2 है, तो आप क्या लिखते हो, 1 के सापेक्ष 2 ऐसे लिखते हो, 1n2, 1 के सापेक्ष 2 का अपवर्तनांक। इसी प्रकार से इसको कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, मतलब ANW ऐसे लिखा जाएगा, ANW, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। इसी प्रकार से अगर हमको लिखना हो जल के सापेक्ष, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, बच्चों लिखूंगा इसको WN, यहां पे G ग्लास कांच, WNG। अब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक लिखना कैसे लिखेंगे, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ANG ऐसे लिखा जाता है। तो लिखने का तरीका है, माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 के अपवर्तनांक इस ढंग से लिखा जाता है बच्चों। यहां पर अब हम आप लोग को बताएंगे प्रकाश का उत्क्रमणीयता क्या है। देखिए आइए इसको समझते हैं। प्रकाश की उत्क्रमणीयता, देखिए बच्चों प्रकाश की उत्क्रमणीयता, अब हम लोग इसको समझेंगे उत्क्रमणीयता होता क्या है। देखिए समझिए, जैसे मान लीजिए यहां एक तल है जो 2 माध्यमों को अलग कर रहा है। अब ये माध्यम 1 है और बच्चों ये माध्यम 2 है, और यहां पर एक तल और है, माध्यम 2 के बाद पुनः माध्यम 1 हमको मिल जाता है। माध्यम 1, प्रकाश की किरण 1 से 2 में जाएगी, 2 से पुनः 1 में जाएगी। तब देखिए क्या आता है, ये एक अभिलंब यहां पर डाल दीजिए, प्रकाश की किरण यहां से आई बच्चों ऐसे, प्रकाश की किरण माध्यम 1 से माध्यम 2 में जाएगी, तो हो गया ये, मान लीजिए कि विचलित हो गई, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई। थोड़ा सा और विचलन दिखा दिया जाए, विचलन दिख कम रहा है। देखिए यहां पर ये किरण ऐसे आ रही है, इसको सीधे ऐसे जाना चाहिए, ऐसे सीधे जाना चाहिए, लेकिन ऐसे न जाकर के अपने मार्ग से विचलित हो गई।
ऐसे आकर इस तल पर पड़ी ये किरण, यहां आप अभिलंब डाल दीजिए ऐसे, ये अभिलंब है बच्चों। यहां अब देखिए माध्यम 1 से माध्यम 2 में प्रकाश किरण आई है और माध्यम 2 से पुनः माध्यम 1 में जा रही है। तो अब जब पुनः माध्यम 1 में जाएगी बच्चों, ऐसे हो गई ये। अब यहां से हमको क्या निष्कर्ष निकल रहा है ये समझना पड़ेगा। देखिए ये अभिलंब है, यहां पर ये अभिलंब है, तल दोनों समांतर हैं बच्चों। यहां कोण हम मानेंगे आई, ये कोण आई है, यहां पर कोण है आर, यहां पर कोण आर है। देखिए इस तल पर ये लंब है, इसी तल पर ये भी लंब है, यहां जो देख रहे हैं आप, तो दोनों लंब हैं तो बच्चों ये दोनों समांतर हुए। जैसे एक समांतर तल ये है, यहां ये लंब है, यहां ये लंब है, तो थोड़ा सा इसको आगे अगर हम बढ़ा दे तो ऐसे होगा, ऐसे बढ़ा दे तो ऐसे होगा। तो ये दोनों भी आपस में क्या है, समांतर है। जब समांतर किरण है, अगर देखिए ध्यान से, जब समांतर किरण है, समांतर रेखाएं हैं, अगर इनको कोई तिर्यक रेखा काटती है बच्चों, तो एकांतर कोण बराबर होते हैं। मतलब ये जहां से जेड बनाता है वो कोण आपस में बराबर होते हैं। तो यही चीज देख लीजिए यहां पर, ये वाली किरण और ये वाली किरण दोनों क्या है, समांतर हैं, इनको ये तिर्यक रेखा काट रही है। तो जितना कोण यहां बनेगा उतना कोण बच्चों यहां बनेगा। तो ये भी है क्या, आर, यहां आर है तो यहां भी आर होगा। इसके बाद अब यहां पर देखिए, ये वायु में चलकर आई थी तो आपतन कोण आई था, यहां भी बच्चों आपतन कोण आई होगा। क्यों, क्योंकि यहां पर भी माध्यम वही है जो पहले था। इस प्रकार से अब प्रकाश की किरण माध्यम 1 से चलकर माध्यम 2 में आई, माध्यम 2 से चलकर के माध्यम 1 में पुनः गई। तो अब हम यहां लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से। कैसे लिखेंगे बच्चों, जैसे 1n2 माध्यम 1 से माध्यम 2 में, तो 1n2 बराबर होगा साइन आई अपान साइन आर, साइन आई अपान साइन आर। बच्चों इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, समीकरण 1 मान लीजिए। अब आगे प्रकाश की किरण 2 से चलकर 1 में गई, प्रकाश की किरण 2 से चलकर 1 में गई, तब यहां निकालेंगे 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक, लिखेंगे 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बच्चों यहां पर। अब देख लीजिए क्या आएगा, साइन, अब यहां पर क्या है, आपतन कोण क्या है, आर, साइन आर बटे अपवर्तन कोण आई है बच्चों, तो यहां आई लिख दीजिए। ये है समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 का गुणा कर दीजिए। समीकरण 1 गुणित 2, तो बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में और दाएं पक्ष का गुणा दाएं पक्ष में कर दीजिए। 1n2 इंटू 2n1 बराबर क्या होगा बच्चों, दाएं पक्ष का गुणा कीजिए, साइन आई अपान साइन आर इंटू साइन आर अपान साइन आई। ऐसे साइन आई से साइन आई कट गया, साइन आर से साइन आर कट गया। इस प्रकार से बच्चों आ गया 1n2 इंटू 2n1 बराबर मिला 1। अच्छा यहाँ 1n2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, ये इंटू में है, उधर जाएगा डिवाइड बाय हो जाएगा, भाग हो जाएगा, 1 बटे 2n1। ये है देख लीजिए प्रकाश का उत्क्रमणीयता। अर्थात यहां पर आप देख रहे हो कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का जो अपवर्तनांक होता है उसी का उल्टा कर दें तो ये आ जाएगा 2n1। मतलब जैसे कि अगर यहां पे दे कि माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक 3/4 है, उदाहरण समझिए, एग्जांपल दे रहा हूं, यहां जस्ट उल्टा होते हैं। 1n2 किसका उल्टा है, 2n1 का। तो बच्चों यहाँ पर 1n2 का मान दिया है 3/4 और आपसे पूछ रहा है 2n1 का बताइए। मतलब माध्यम 1 के सापेक्ष माध्यम 2 का अपवर्तनांक दिया है
और आपसे पूछ रहा है 2 के सापेक्ष 1 का अपवर्तनांक बताइए, तो क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, ये हो जाएगा 4/3 ऐसे। और उदाहरण ले रहे हैं, देखिए और उदाहरण समझिए इसको। जैसे अगर कह दे कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है बच्चों, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक दिया है 5/4 दिया है, मान लेते हैं, क्लियर नहीं चलना है यहाँ पर, उदाहरण लिए 5/4 है। और आपसे पूछ रहा है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या बताएंगे, सीधे 4/5 का दो बच्चों, यही आंसर है। ये ध्यान रखना, किसी माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक पता है तो उसका उल्टा अगर पूछता है तो आप जो मान पता है उसको भी उलट दीजिए। तो बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको मिटाएं तो फिर आगे बताएं। ठीक, अब थोड़ा सा यहां पर हम चेंज करके देखते हैं। जैसे देखिए हम सूत्र बनाना सिखा रहे हैं आपको। जैसे मान लो यहां पर वायु है, माध्यम वायु है, और ये है जल W वाटर। अब बच्चों यहां पर वायु नहीं है, अब यहां पर वायु नहीं है, बल्कि या तो ऐसा समझिए यहां G कर दीजिए, यहां G कर दीजिए और यहां पे वाटर कर दीजिए। और उसके बाद फिर से देखिए एक तल यहां खींचिए और ये प्रकाश की किरण यहां आई, ऐसे टकराई, यहां पर अभिलंब खींचिए ऐसे। अब पुनः ये प्रकाश की किरण ए में चली गई, ए में, वायु में, ऐसे। तो बच्चों अब यहां पर देखिए ये आर था तो आर है। अब यहां पर इसको मान लीजिए आर डैश, इसको मान लीजिए आर डैश। अगर ये आर डैश है बच्चों तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा आर डैश। अब वायु में यहां आई है बच्चों तो यहां भी आई हो जाएगा ऐसे। अब इनमें देखिए क्या मिलता है, जैसे अगर हम निकालें ANG वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो क्या मिलेगा बच्चों, साइन I अपान साइन R, समीकरण नंबर 1। अब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बच्चों निकाल लीजिए, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक क्या होगा, देखिए साइन, देखिए कांच से जल में साइन R बटे साइन R डैश, समीकरण नंबर 2। अब जल से कांच के लिए निकाल लीजिए तो जल से वायु के लिए, जल से वायु के लिए बच्चों, तो ये क्या आएगा, साइन, यहां पर क्या है R डैश अपान साइन I, ये हो गया समीकरण नंबर 3। मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, अजल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक ऐसे। तो यहां पर अब हम तीनों का गुणा करेंगे, लिखिए समीकरण 1 गुणित 2 गुणित 3, समीकरण 1 गुणित 2 गुणित 3। तो बाएं पक्ष का गुणा बाएं पक्ष में होगा, पता है आप लोगों को, तो लिख दीजिए ANG इंटू GNW इंटू WNA बराबर क्या आएगा बच्चों, यहां पर देखिए गुणा कीजिए, साइन I अपान साइन R इंटू साइन R अपान साइन R डैश इंटू साइन R डैश अपान साइन I, ये होगा बच्चों, ये बाएं पक्ष का गुणा। अब देख लीजिए सब कट रहा है, साइन R से साइन R कटा, साइन R डैश से साइन R डैश कटा, साइन I से साइन I कटा। तो इस प्रकार से ये आ गया ANG GNW WNA बराबर बच्चों आ गया 1, ये बराबर 1 हो गया।
अब यहां पर देखिए अब यहां पर बच्चों कुछ को उधर ले जाइए, देखते हैं क्या मिलता है। जैसे ए एन जी बराबर, अगर इसको मैं उधर ले जाना चाहूं, पलटना चाहूं, तो मैं पलट सकता हूं। देखिए क्या पलटने पर आता है, 1/G/W इंटू WNA, ये आ गया WNA। आगे देखिए क्या होगा, ANG बराबर, देखिए WGNW है या WNA है, तो किसका उल्टा होगा। जैसे GNW है तो उल्टा किसका होगा बच्चों, WNG का हो जाएगा। GNW अगर ये पलट दें तो क्या हो जाएगा, WNG। जैसे अभी पढ़े थे ना, 1N2 बराबर 1/2N1, अर्थात जहां पे 1/2N1 है वहां हम 1N2 लिख सकते हैं। यहां पर क्या है, 1/GNW है, 1/GNW है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसको हम पलट के लिख सकते हैं। क्या, डायरेक्ट यहां लिख देंगे WNG। अब बटे में क्या बचा, WNA। इस तरह से देखिए ये सूत्र बन गया। जैसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पता है, और जल के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक पता है, और आप निकालना चाहते हो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आप निकालना चाहते हो, तो कैसे निकालेंगे, इस तरह से, या इसी को पक्षांतर करके देखिए, बटा 1 मान लीजिए। अब ये आ जाएगा WNG बराबर, ये दोनों का गुणा हो जाएगा बच्चों, धीरे गुणा करेंगे तो इसका भी गुणा हो जाएगा, तो WNA आया, अब बटे में क्या आया, ANG, WNA/ANG आ गया बच्चों। यहां पर आप कुछ और अगर हल करना चाहें तो कुछ और भी हल कर सकते हैं। ANG इंटू WNA है, इसको भी अगर आप पलटना चाहो तो पलट सकते हो। कैसे पलट सकते हो, देखो WNG बराबर, ये चीज अगर यहां लिखूं ANW, तो ये बच्चों बटे में चला जाएगा, ANW कहां चला जाएगा, बटे में चला जाएगा। अगर यहां पे आपको कम समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा एक स्टेप देखिए, यहां पर ये सूत्र बन गया, एक सूत्र इसको आप मान लीजिए ये है, ये सूत्र क्लियर है। और उसके बाद इसी समीकरण में अगर मैं चाहूं तो दूसरे को पक्षांतर कर सकता हूं, जैसे इसको यहां रोका था, किसी और को रोक करके दूसरे को ले जाऊं, ये भी हो सकता है। देखिए यहां से देखिए कंफर्म हो रहा है, जैसे ANG है तो ANG रहने दीजिए। इसको देखिए, इसको अगर मैं उलट के लिखना चाहूं, यहां गुणा 1 है कि नहीं है, 1 बटा है, पलट के लिखना चाहूं क्या लिख सकता हूं, ANW लिख सकता हूं। अब बटे में क्या होगा, सॉरी ANW लिख सकता हूं, इसको पलट करके, और WNG अपनी जगह है, WNG अपनी जगह है, तो केवल WNG बराबर क्या होगा बच्चों, WNG बराबर क्या होगा, ये चीज बटे में आया नहीं आया, अब तो बटे में आएगा, ले आइए ANG बटे में आ गया क्या, ANW। देखिए एक सूत्र ये निकल कर आया। सवाल कभी कभी पूछता है बच्चों, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का दिया है और वायु के सापेक्ष जल का दिया है, लेकिन आपसे पूछ रहा है कि कांच के सापेक्ष जल का निकालिए या जल के सापेक्ष कांच का निकालिए। तो इस प्रकार से सूत्र बना बच्चों। ध्यान रखना, याद करने का तरीका यह है, यहां पर क्या है, देखिए WNG अगर पूछता है, WNG पूछेगा तो पहले ये वाला लिखेंगे यहां, ये वाला, और उसके बाद W वाला यहां बीच, यहां आ जाएगा नीचे, ये लिखने का तरीका है। और अगर यहीं पर अगर GNW होता बच्चों, GNW, तो मैं ये वाला पहले लिखता क्या, ANW बटे
ए यानी क्या लिख देता है यहाँ पर जी, ऐसे सूत्र बनता। मतलब जो यहां दिया गया इसको ऊपर लिखेंगे, ये वाला नीचे लिखेंगे, इस प्रकार से। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर आगे बताएं। तो ये प्रकाश की उत्क्रमणिका संबंधित है ये सब। आगे देखिए, अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे, सीखेंगे यहां पर गोली दर्पण किसको कहते हैं। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर, इसको समझिए गोली दर्पण क्या होता है। जैसे कांच का कोई खोखला गोला हो, कांच का खोखला गोला, बच्चों इसको कहीं से काट दीजिए, जब काटेंगे तो ऐसे आ जाएगा, या इधर वाला हिस्सा काट दे तो ऐसे आ जाएगा, इस तरह से। तो गोली दर्पण। अब दर्पण कैसे बनता है, जब एक तरफ एक पृष्ठ पर कलई किया जाए, एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, तो दूसरा पृष्ठ जो होता है वो परावर्तक तल बन जाता है। जैसे देखिए, अगर यहां हम कलई कर दें, ऐसे कलई कर दिए, अब प्रकाश की किरण इधर से आएगी, अगर यहां पड़ेगी तो ऐसे चली जाएगी। मतलब यहां से लेकर यहां तक कहीं भी प्रकाश की किरण पड़ेगी तो टकरा करके वापस हो जाएगी। अर्थात ये पूरा का पूरा तल बच्चों यहां से लेकर यहां तक बन गया परावर्तक तल। ये पूरा का पूरा क्या बन गया, परावर्तक तल। इसमें अगर हम कहते हैं कि इसमें जैसे उठे हुए भाग में हमने कलई किया, हम दबे हुए भाग में कलई कर दें, ऐसे दबे हुए भाग कलई कर दे बच्चों, तो ये वाला बाहर वाला सिरा यहां से लेकर यहां तक यह है परावर्तक तल। प्रकाश की किरण कहीं भी पड़ेगी, ऐसे पड़ी तो ऐसी चली जाएगी। देखिए, कहीं भी प्रकाश किरण पड़ेगी यहां से लेकर यहां तक में, तो पृष्ठ से टकराने के बाद वापस हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। अर्थात ये पूरा का पूरा यहां से यहां तक परावर्तक तल है, परावर्तक तल है। तो बच्चों गोली दर्पण क्या है, ये आपको समझ में आ गया। कैसे समझ में आ गया, देखिए, कांच के खोखले गोले, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक तल पर कलई कर दिया जाए, एक तल पर कलई कर दिया जाए, तो दूसरा तल परावर्तक बन जाता है, जिसे हम गोली दर्पण कहते हैं। फिर सुनिए, कांच के खोखले गोले के कटे हुए भाग के एक पृष्ठ पर कलई कर दिया जाए, तो दूसरा परावर्तक तल बन जाता है, जिसे हम गोली दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण बच्चों दो प्रकार का हुआ, एक ये है और एक ये है यहां पर। अब समझिए, जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो, जब प्रकाश का परावर्तन दबे हुए भाग से हो, तो इसको कहते हैं अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। और जब प्रकाश का परावर्तन उभरे हुए भाग से हो, उठे हुए भाग से हो, तो उसको बच्चों बोलते हैं उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अर्थात जब उभरे हुए भाग पर कलई की जाए तो अवतल दर्पण, और दबे हुए भाग पर कलई की जाए तो उत्तल दर्पण। ये है गोली दर्पण। गोली दर्पण कितने प्रकार का हुआ, दो प्रकार का, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अब गोली दर्पण किसको कहते हैं, कांच के खोखले गोले के कटे भाग पर कलई कर दिया जाए तो उसे गोली दर्पण कहते हैं। अब गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक उत्तल दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। बस इतना याद कर लीजिए, हो गया। अब बच्चों आता है अवतल दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, सॉरी अवतल नहीं, केवल गोली दर्पण, गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। तो गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी हैं, जैसे बताते हैं इसको आपको।
देखिए बच्चों, ये अवतल दर्पण है और ये उत्तल दर्पण है। ये अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। बच्चों परावर्तक तल तो यहां से लेकर यहां तक है, तो परावर्तक तल का मध्य बिंदु जिसको हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। बच्चों यहां पर ध्यान दीजिएगा, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो ये तो क्लियर हो गया। अब इसमें यहां से यहां तक परावर्तक है, तो यहां मध्य बिंदु है P। अब एक परिभाषा और आती है बच्चों, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र बच्चों गोलीय दर्पण है, तो किसी न किसी गोले से लिया गया है। कल्पना करो कि इस गोले से लिया गया था, ऐसे जिस गोले से लिया गया है उसका कहीं ना कहीं केंद्र था, कहीं ना कहीं केंद्र रहा होगा बच्चों। इसी केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अर्थात ये यहाँ पे C, ये है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं इसको, वक्रता केंद्र। आगे आता है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या क्या है बच्चों? बस वही परिभाषा, गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को, जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो अब बताइए, यहां से कहीं मिला दे, यहां मिला दे, यहां मिला दे, तो उस गोले की त्रिज्या तो है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? वक्रता त्रिज्या। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण लिखना नहीं बच्चों, अब लिखना नहीं क्योंकि अब यहां पर नोट करने का समय आपके पास नहीं है, केवल समझिए। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले की त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब आता है बच्चों मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसको कहते हैं बच्चों? वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा, ऐसे ऐसे वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है बच्चों। ये है मुख्य अक्ष, यहां पे ये है मुख्य अक्ष। परिभाषा अगर आ जाए लिखने के लिए तो कैसे लिखेंगे आप? केवल यही लिख देना कि वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब बच्चों बात आती है फोकस, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या है ये समझ लीजिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण, जैसे मुख्य अक्ष है, इसके समांतर आने वाली किरण ऐसे आई, अब दर्पण से टकराई, टकराने के बाद क्या होगी? परावर्तित हो जाएगी। परावर्तित होने के बाद ऐसे निकल गई। तो बच्चों ये मुख्य अक्ष को काटा ना, यहां पर मुख्य अक्ष को यहां काटा नहीं काटा, जहां पे काट दिया है वही है मुख्य फोकस। यहां देखिए मुख्य अक्ष की समांतर किरण ऐसे आएगी, लेकिन बच्चों इधर कलाई किया गया, उधर तो जाएगी नहीं, तो ये ऐसे चली जाएगी, ऐसे ऐसे। अब इसको हम क्या करेंगे? डैश डैश करके कल्पना करेंगे कि एक किरण मुख्य अक्ष के कौन से बिंदु से आ रही है। ये बिंदु मिला यहां पर, तो ये है ये मुख्य फोकस। अर्थात परिभाषा हम कैसे देंगे?
कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु से जाती है या मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण का मुख्य फोकस क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाए उस बिंदु को क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से जाएगी उस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। बस बच्चों इतना। अब आता है फोकस दूरी। फोकस दूरी आ गई। फोकस दूरी में क्या है? फोकस दूरी में क्या है? देखिए कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं बच्चों। ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। बस ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी। अब आता है फोकस तल। फोकस तल। फोकस तल क्या है बच्चों? मुख्य फोकस पर मुख्य अक्ष के खींचा गया लंबवत तल। ऐसे खींचा गया लंबवत तल क्या कहलाता है? फोकस तल। तो इन परिभाषाओं को आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा या बुक्स देख लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई एक परिभाषा पूछेगा जरूर परीक्षा में। अब कुछ है ना, एकदम सिंपल सी बात। दर्पण का ध्रुवक ये क्या है? परावर्तक तल का मध्य बिंदु। वक्रता केंद्र जिस गोले से लिया गया उसके केंद्र को वक्रता केंद्र। वक्रता त्रिज्या जिस गोले से लिया गया उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या। मुख्य अक्ष ध्रुव और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा। मुख्य फोकस मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या जिस बिंदु से होती हुई प्रतीत होती है उसको कहते हैं मुख्य क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। फोकस दूरी ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। फोकस तल क्या है? मुख्य फोकस पर खींचा गया ऐसा तल जो मुख्य अक्ष के लंबवत हो उसको हम कहेंगे फोकस तल। बस बच्चों इतना इसी परिभाषा है, इसी में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा, एक ना एक परिभाषा जरूर पूछेगा। आगे आता है आगे बच्चों क्या कहते हैं? प्रतिबिंब का बनना इसमें पूछ लेता है कि वस्तु की स्थिति कुछ बताएगा। वस्तु वहां पर रखी गई है तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा? वस्तु वहां रखा है, प्रतिबिंब कहां बनेगा? तो ये प्रतिबिंब का बनना बहुत ही सिंपल है। इसमें आपको क्या सीखना है कि कौन सी किरण कहां से होकर जाती है। बस एकदम सिंपल सी बात, डायरेक्ट। जैसे देखिए मान लीजिए अवतल दर्पण के लिए मैं बताऊं, अवतल दर्पण के लिए बच्चों ये P है, ये वक्रता केंद्र C है, ये बीच में यहां पर F है। अगर मान लो यहां अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है, अनंत पे कोई वस्तु रखी गई है, तो यहां से चलने वाली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी वो कहां से आएगी बच्चों? फोकस से होकर निकल जाएगी। एक किरण जाएगी वक्रता केंद्र से, एक किरण कहां से आएगी? वक्रता केंद्र से, जो मुख्य अक्ष के ये अपने मार्ग पर बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, अर्थात ये अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी बच्चों। तो यहां करना क्या है हमको? पहले आप कुछ ऐसा करते हैं, थोड़ा सा हम आपको पहले मार्ग बताते हैं। पहले मार्ग बताएंगे फिर ये बताएंगे। देखिए यहां लिखेंगे परावर्तन के बाद किरणों का मार्ग। पहले ये समझना बहुत जरूरी है बच्चों, परावर्तन के बाद किरणों का मार्ग क्या होता है। तो अब समझिए यहां पहला नंबर, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहां से होकर जाएगी? देखिए जैसे यह है अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण ऐसे कहां से आएगी बच्चों?
हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है, ये बात याद रखना। एक मार्ग ये है। दूसरा मार्ग क्या है बच्चों, दूसरा भी समझ लीजिए। जैसे ये वक्रता केंद्र सी, ये है एफ। अगर वक्रता केंद्र से कोई किरण जाए ऐसे, ते बिना विचलित हुए परावर्तन के बाद अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाती है। ये अगर कोई किरण बच्चों, कोई किरण एफ से होकर जाए, एफ से ऐसे एफ बिंदु से होकर जाएगी, तो ये क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इतना नियम आप लोग याद रखिए। यही उत्तल में भी है, यही अवतल में भी है। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहां जाएगी, मुख्य फोकस से, और वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण अपने ही मार्ग पर वापस लौट जाएगी, और मुख्य फोकस से जाने वाली किरण परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। केवल इतना। अब प्रतिबिंब का बनना कैसे आएगा, देखिए। प्रतिबिंब का बनना बच्चों देखो, प्रतिबिंब का बनना कैसे, अवतल दर्पण समझते हैं पहले। अब मान लीजिए ये बिंदु सी है, यहां पर एफ है। अगर वस्तु अनंत पर रखी गई है बच्चों, अनंत पर, तो यहां से चलने वाली किरण कोई ना कोई किरण होगी जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, और जो किरण मुख्य अक्ष के समांतर है वो कहां से आएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी बच्चों, मुख्य फोकस से। और यहां से भी एक किरण जाएगी ऐसे, देखिए ये भी मुख्य अक्ष के समांतर है, तो ये भी कहां जाएगी, मुख्य फोकस से होकर ये भी किरण जाएगी ऐसे। तो दो परावर्तित किरणें जहां पर काटते हैं वहीं प्रतिबिंब बनता है। ये दोनों किरणें कहां काट रही हैं, मुख्य फोकस पर। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर बनता है, बिंदु आकार का बनता है, और ये वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। इतना याद रखना है आप लोगों को। आगे, अगर प्रतिबिंब अगर वस्तु सी एफ, सी और अनंत के बीच में है, अर्थात यहां पर है, तब क्या होगा, तब प्रकाश किरण ऐसे चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, ये फोकस से होकर चली जाएगी बच्चों। एक किरण कहां चलेगी, एक किरण वक्रता केंद्र से चलेगी, एक किरण वक्रता केंद्र से चलेगी और टकराने के बाद अपने ही मार्ग को वापस लौट जाएगी। तो दोनों किरणें जहां पे काट रही वहां मिला दीजिए ऐसे, ये प्रतिबिंब बन गया ए डैश बी डैश। तो बच्चों यहां पर प्रतिबिंब कैसा बना, जब वस्तु वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, उल्टा बनता है। वस्तु कहां रखी गई है, मुख्य अक्ष पर, प्रतिबिंब कहां बना है, नीचे, उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है तथा वस्तु से छोटा बनता है। इसको आपको याद रखना होगा। अब वस्तु को अगर मैं उठाकर यहां रख दूं, सी पर रख दूं, तब क्या होगा, देखिए ये सी है, ये बच्चों। यहां अगर मैं वस्तु को रख दूं तो एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर चलेगी, जो कहां से आएगी, फोकस से होकर चली जाएगी बच्चों। एक किरण चलेगी मुख्य फोकस से, एक किरण चलेगी मुख्य फोकस से ऐसे, तो ये कहां काटेगी बच्चों, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर। जो मुख्य फोकस से किरण जाएगी वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। अब इसको आप मिला दीजिए तो यहां ऐसे मिलेगा, ऐसे ऐसे, ये है ए डैश, ये है बी डैश। तो बच्चों यहां पर क्या देख रहे हो आप, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है और वस्तु के बराबर बनता है।
इसी प्रकार से वस्तु उधर हम लेते जाएंगे, प्रतिबिंब इधर बनता चला जाएगा। तो बच्चों ये क्या कहते हैं, अवतल दर्पण द्वारा था, इसी तरह से उत्तल दर्पण द्वारा भी है। समय बहुत कम है, हमको वही चीज आपको बताना है जो कि बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो परीक्षा में पूछा जाए उस पर चलते हैं बच्चों। तो इसमें क्या है, गोली दर्पण दिया है, तो इसके लिए आपको दर्पण का सूत्र पता होना चाहिए। दर्पण का सूत्र होता है बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये सूत्र है दर्पण का। इससे संबंधित अगर न्यूमेरिकल आएगा तो आप कर सके। यह क्या है बच्चों, फोकस दूरी। यह है फोकस दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी, और u है बच्चों वस्तु की दूरी। इस क्लास का केवल मात्र ये लक्ष्य है कि मैं आपको केवल रिवीजन करा रहा हूं, केवल रिवीजन, क्रम से एक एक चीजें बताने का समय नहीं है। जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है वही सब चीजों को मैं बता रहा हूं। तो इस सूत्र को आप लोग पढ़कर जाइएगा, इसके आधार पर सवाल आता है करने के लिए। एक है सवाल सूत्र F बराबर r/2, जहां r क्या है बच्चों, वक्रता त्रिज्या ये है। इसके बाद एक और आता है आवर्धन, दर्पण के आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता बराबर बच्चों होता है इसको ऐसा मत लिखिए, आवर्धन क्षमता को m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर I/O बराबर V/U होता है। इसमें ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना है आपको। इस तरह से हल किया जाएगा, I/O बराबर V/U। इसमें चिन्ह सहित मान रखे जाएंगे, चिन्ह सहित मान रखे जाएंगे। चिन्ह सहित मान रखे जाएंगे मतलब दर्पण का जो ध्रुव है, ध्रुव के बाईं ओर की दूरियां ऋणात्मक होंगी और दाहिनी ओर की दूरियां धनात्मक। मुख्य अक्ष के ऊपर की दूरियां धनात्मक और नीचे की दूरियां ऋणात्मक। इतना आप लोग याद रखिएगा। तो बच्चों ये दर्पण से संबंधित इतनी जानकारियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसको देख लीजिएगा। इसके आधार पर जो न्यूमेरिकल आते हैं उसको भी आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि प्रश्न जरूर पूछा जाता है, आंकिक प्रश्न आता जरूर है। समय कम है, शॉर्ट है टाइम, इसलिए अब यहाँ न्यूमेरिकल हम नहीं करा रहे हैं, केवल इतने पर रोक रहे हैं, क्योंकि अभी और ढेर सारी चीजें आपको बतानी है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।